दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। दोस्तों हम सीधा ही किसी कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करना शुरू करने से पहले कुछ एक बेसिक समझ लेते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे एक सिंपल प्लेन बैलेंस शीट बनाई है जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो कंपनी की बैलेंस शीट को समझना बहुत ही आसान होगा। क्योंकि उस बैलेंस शीट को एनालाइज करने के लिए डिटेल में आपको थोड़ी बेसिक टर्म्स की नॉलेज की जरूरत है, तो बेसिक्स को यहाँ से क्लियर कर रहे हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए कि आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट करा है। लेट्स सी आप बेकरी का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर क्या होगा कि आप ओनर हैं, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि कुछ एक असेट्स खरीदेंगे। अब मान लीजिए कि उस बिजनेस के लिए कुछ एक मशीनरी लगती है। अब जैसे बेकरी बिजनेस है तो उस बेकरी बिजनेस के अंदर एक तो ओवन की जरूरत होती है और एक जरूरत होती है मिक्सचर की। मिक्सचर के अंदर हम डो मिक्स करते हैं, उस डो को मिक्स करके फिर ओवन में बेक करते हैं, तो वो बेक करके हमारा फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है। तो इस तरीके से हमारा जब फिनिश प्रोडक्ट तैयार करने के लिए कुछ एक हमें बेसिक मशीनरीज की जरूरत है, जो कि ओवन है और मिक्सचर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जब हम ये बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे, अब मान लीजिए कि हम बहुत छोटा छोटा अमाउंट में लेते हैं यहाँ पे कि 1 लाख रुपए का ओवन आता है और 1 लाख रुपए की मिक्सिंग मशीन आती है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा इस बिजनेस में कि हम पैसा लगाएंगे बिजनेस में 2 लाख रुपए, जिससे कि हम ये ओवन और ये मिक्सचर खरीद के लाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मशीन खरीदना सबसे पहला स्टेप नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इस बिजनेस में पैसा लगाएंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। माने कि इस बिजनेस का एक अकाउंट खुलवाएंगे बैंक में, जहां पे कि हम पैसा डिपॉजिट करवाएंगे 2 लाख रुपए, और जो कि प्रोप्राइटर डिपॉजिट करवाएगा, जो कि मैं हूं इस केस में ओनर। तो अब देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट खुला और उस बैंक में 2 लाख रुपए डिपॉजिट आ गए प्रोप्राइटर की तरफ से, तो इसको बोलते हैं कैपिटल। ये आ गई 2 लाख रुपए की। अब हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही हमारे बैंक में पैसा आया, इधर हमने कैपिटल से भी रिफ्लेक्ट करना शुरू किया। उसका कारण ये है, बिजनेस अलग है और प्रोप्राइटर अलग है। माने कि मैं जिसने पैसा लगाया है, जो कि इन्वेस्टर है इसमें, वो अलग है, और ये हम बिजनेस की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। और ये कैपिटल क्या होगा, जो ओनर का पैसा लगा है वो लाइबिलिटी में शो हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। ये बैलेंस शीट जो है ये धंधे की बैलेंस शीट है। अब जैसे मान लीजिए हमने XYZ बेकरी स्टार्ट करी है, तो ये XYZ बेकरी की बैलेंस शीट है, ये ओनर की खुद की पर्सनल बैलेंस शीट नहीं है। अगर आज हम देखेंगे, किसी भी थर्ड पार्टी को दिखाएंगे कि ये धंधा कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये देखिए, इस बैलेंस शीट से अंदाजा लगाइए कि ये धंधा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इस जब हम इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट को, तो वो इस बेकरी की बैलेंस शीट की बात कर रहा होगा, ना कि मेरी पर्सनली जिसने इसमें पैसा लगाया है। मैं ओनर हूं, मेरी खुद की बैलेंस शीट अलग होगी। ये मेरे धंधे की बैलेंस शीट है, जो कि मेरा बेकरी का बिजनेस है। तो कल को अगर मान लीजिए बैंक में हम जाते हैं, किसी से लोन लेने जाते हैं इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो वो बोलेंगे इस बिजनेस के फाइनेंशियल्स दिखाओ, इस बिजनेस की हैसियत दिखाओ। तो हैसियत जानने के लिए वो इस बैलेंस शीट को रेफर करेंगे। तो इस बैलेंस शीट की बात जब हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली कि एक अगर पैसा इसमें आएगा तो एक ओनर ही लगाएगा। तो इधर से ओनर जब लगा रहा है, तो ये इस बिजनेस की देनदारी है ओनर के प्रति, क्योंकि इस बिजनेस को ओनर ने अपना पैसा उधार दिया एक तरफ से। तो मैंने अपना पैसा जब इन्वेस्ट करा इस बिजनेस में, तो ये लाइबिलिटी होगी इस बिजनेस की। ये जो बिजनेस है आज की डेट में ओनर को 2 लाख रुपए देनदार है, क्योंकि इसने ओनर से 2 लाख रुपया लिया है और वही 2 लाख रुपए इसके बैंक में पड़ा है। अब कल क्या होगा, कल जो भी इस बिजनेस को मैनेज कर रहा है, भले वो मैं खुद ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं ओनर हूँ, या कोई मैंने एक बंदा यहाँ पे हायर कर दिया जो मैनेजर है। अब वो क्या करेगा, कल जाके ओवन परचेस करके आएगा, और ओवन परचेस के साथ साथ अपनी वो मशीन परचेस करके आएगा मिक्सिंग की। एक लाख की दोनों आ रही है। तो कल ये बैंक में से पैसा खत्म होके ओवन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 लाख का ओवन में और 1 लाख का मशीन में, क्योंकि बैंक में से वो चेक काटेगा, और वही जो चेक काटेगा तो वो पैसा चला जाएगा ओवन के लिए और ओवन आ जाएगा उस पैसे से, और वैसे ही मशीन आ जाएगी उस पैसे से। तो हमारा बैंक का तो बैलेंस जीरो हो जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पे 1-1 लाख दोनों खड़े हैं, और यहाँ पे 2 लाख रुपए जो है कैपिटल एज इट इज खड़ी है, क्योंकि ओनर के प्रति इनकी देनदारी है XYZ बेकरी की। XYZ बेकरी ने आज की डेट में ओनर को 2 लाख रुपए देने हैं। तो कल को मान लो किसी दिन ऐसा डिसीजन आता है कि इस धंधे को बिल्कुल बंद कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो भी इस धंधे को मैनेज कर रहा होगा वो ये दोनों मशीनरीज बेचेगा। बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वो इस ओनर को दे देगा। तो टेक्निकली ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था जिसमें मैं आपको समझा रहा था कि क्या सिचुएशन रहेगी बैलेंस शीट की ऑपरेशंस के साथ साथ। तो अब आप ध्यान देंगे कि भले ही कुछ भी एंट्रीज घूम रही हो, यहाँ पे दोनों का बैलेंस मैच कर रहा है, इक्विटी और लाइबिलिटी साइड का भी और इधर आपका असेट साइड का भी। तो ये लाइबिलिटीज की बात हो रही है और ये असेट्स की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि बैलेंस हमेशा मैच करेगा,
क्योंकि अकाउंटिंग के बहुत ही बेसिक नियम के तहत चल रहा है सब सिस्टम, जो कि होता है डबल एंट्री सिस्टम। मतलब एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। बाकी ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में चला जाएगा, आप उतना ना जाइए। तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि अगर 1 रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो उसी के साथ साथ 1 रुपए का असेट भी क्रिएट होगा। तो अगर इसे प्लेन लैंग्वेज में कहे, बहुत ही आसान भाषा में, तो इसका मतलब ये है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। अगर एक असेट बढ़ेगा तो दूसरा लाइबिलिटी भी उतने ही रुपए से बढ़ेगी, माने बैलेंस बराबर रहेगा हमेशा किसी भी स्थिति में। इसी को कहते हैं बैलेंस करना, इसी को कहते हैं बैलेंस शीट। एज ऑन डेट, जहां आप खड़े हैं, किसी भी डेट पे आप खड़े हैं, हो सकता है वो 1 अप्रैल हो सकता है वो 30 सितंबर हो सकता है वो 31 मार्च हो। तो एज ऑन डेट जब भी आप देखेंगे, किसी भी दिन आप अकाउंटेंट को उठा लेना और बोलना कि अभी बैलेंस शीट निकाल के दिखा, तो जब वो बैलेंस शीट निकाल के दिखाएगा आपका हमेशा बैलेंस बराबर मिलेगा। ये टोटल माने सभी असेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस बताता है किसी भी गिवन डेट पे। माने वो बैलेंस बताता है कि आज की डेट में लायबिलिटी का बैलेंस कितना है इस डेट पे, और असेट्स का बैलेंस कितना है इसी डेट पे। माने एज ऑफ डेट कितना बैलेंस शो कर रहा है, माने क्या क्या बैलेंस खड़े हुए हैं किस किस लायबिलिटी में, और क्या क्या बैलेंस खड़े हुए हैं कौन कौन से असेट में। तो यही निशानी है प्रॉपर अकाउंटिंग की। तो ये बेस मेरे को आपको सिर्फ समझाना था कि बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी डेट पे वो एक असेट्स को अपनी लायबिलिटी के साथ इक्वेट करके बताता है। अब अगले दिन मानो कि क्या होता है, धंधे में कुछ सेल हो जाती है, सेल होने से 40,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, ठीक है। और 40,000 का प्रॉफिट जनरेट होने के साथ साथ आपका वही चीज़ कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगी। तो होता क्या है, ये बेकरी के अंदर रॉ मटेरियल लाते हैं 1 लाख रुपए का, और उसको प्रोसेस करने में 10-20 हज़ार रुपये लगाते हैं। तो 1,20,000 रुपये का इनकी कॉस्ट पड़ती है प्रोडक्ट्स की। वही प्रोडक्ट ये बेच देते हैं 1,60,000 में। तो ऐसे में इनको क्या होता है, 1,60,000 की ये सेल करते हैं, माइनस में 1,20,000 का इनकी कॉस्ट आती है, तो इनका प्रॉफिट जनरेट हो जाता है 40,000 का। तो ये क्या होता है, इतने ही रुपए से 40,000 रुपये से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। अब आप देखिए कैसे, बैंक के अंदर 1,60,000 का एडवांस आता है कस्टमर का, जो कि वो सेल के लिए देगा, और माइनस में 1,20,000 का जो कि खर्चा होता है इस प्रोडक्ट को बनाने का। तो 40,000 रुपये नेट सरप्लस करके जो कि हमारा प्रॉफिट बचता है वो बैंक में ही बच जाता है। तो अब देखिए आप, एक ही ट्रांजैक्शन हुई जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई, और फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होते ही हमारे जैसे असेट्स भी बढ़ गए और लायबिलिटी भी बढ़ गए, पर दोनों तरफ आप देखेंगे तो हमारा बैलेंस बराबर मैच कर रहा है। तो यही एक कंसेप्ट है बैलेंस शीट, जो बोला जाता है कि बैलेंस करता है हमेशा असेट्स और लायबिलिटीज को एज ऑन डेट। अब यहाँ पे बात ही आती है कि एज ऑन डेट का मतलब क्या होता है, या कभी आप पढ़ते हैं कि एज एट 31 मार्च, ऐसे पढ़ेंगे आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट ऑफ सच एंड सच एज एट 31 मार्च 2022। तो देखिए क्या होता है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, भले वो 12 मंथ्स का हो, भले ही वो 6 मंथ्स का हो, भले वो 1 मंथ का हो, पर बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन डेट होती है। एज ऑन डेट मीन्स जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ था वहां से लेके आज जहां तक बिजनेस पहुंच चुका है, तो इन पूरे पीरियड के लिए जो आज की डेट में बैलेंस शो हो रहे हैं बैलेंस शीट के ऊपर, वो टोटल हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ बिजनेस, फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ऑफ द बिजनेस। तो इसीलिए बैलेंस शीट को बोलते हैं एज एट 31 मार्च 2022 और एज एट 31 मार्च 2023। तो एज एट इसलिए बोलते हैं कि आज तक, अभी तक, इस डेट तक, माने कि शुरुआत से लेकर आज तक। तो वो बैलेंस जो शो कर रहे हैं वो आज तक की पोजीशन दिखा रहा है। तो अब जिसको हम बोल रहे थे कैपिटल, तो उसको जब कंपनी के केस में आता है उसको शेयर कैपिटल बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ओनर थे तो उन्होंने अकेला पैसा 2 लाख का लगाया था। पर यहाँ पे कंपनी में क्या होता है, लाखों ओनर्स होते हैं, तो वो यही 2 लाख जो है शेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। मान लो अगर इस कंपनी के अंदर 1,000 शेयर होल्डर्स हैं तो 200 रुपये का एक शेयर बन जाएगा, माने 200 रुपये हर 1,000 शेयर होल्डर से लेंगे तो जाके उतनी इक्विटी बनेगी। तो ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जहां हम मतलब देसी भाषा में बोल रहे थे जैसे प्रॉफिट, तो उसको वही टेक्निकल टर्म से बोल देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब जब कंपनी कुछ भी अर्न करती है तो उसके बाद जो उसका हर खर्चा काटने के बाद जो भी उसका रिजर्व बच जाता है उसे रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देते हैं, ताकि वो फ्यूचर में कोई भी ऑब्लिगेशंस के लिए काम आ सके। ठीक उसी प्रकार ये असेट्स हैं, ऐसे ही बैलेंस शीट कंपनी की होती है जिसमें ऐसे असेट्स होते हैं, ओवन, मशीन और बैंक, ये सब। तो चलिए दोस्तों इसे डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों भी यहाँ पे सीख रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट कैसे रीड करते हैं, और ब्रिटानिया के एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए जैसा कि मैंने समझाया आपको, 2 साइड्स होती हैं,
एक इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड और एक होती है असेट साइड। आप देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, उसमें उसमें होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था, तो आपको दोनों को साथ में रख के सरलता से समझाने के लिए था, ताकि सिंपली आपको समझ में आ जाए क्या बेसिक्स हैं। अब उसी को एक्सपैंड कर दिया गया यहाँ पे। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या होता है कि कंपनी की देनदारी आती है, और असेट साइड जो होती है, जो कि हमने उसमें बताई थी, असेट साइड में कंपनी की संपत्ति आती है, धन आता है, असेट्स आते हैं। असेट्स माने जैसे व्हीकल्स हो गए, मशीनरी हो गई, कि कंपनी के पास क्या क्या धन संपत्ति है एज ऑफ डेट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्टार्ट में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आपने भी बेकरी के एग्जांपल से समझा कि कैसे उसमें 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल की। तो बस कुछ नहीं है कि जैसे उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है सिंगल प्रोप्राइटर, यहाँ पे कई सारे पार्टनर्स मिल के कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जैसे 24 करोड़ की यहाँ पे कैपिटल है, तो कोई एक ही इंडिविजुअल तो नहीं लगाएगा, इसमें कई सारे व्यक्ति लगाते हैं। जैसे कि शुरुआत में जब धंधा शुरू करते हैं तो प्रमोटर लगाते हैं कंपनी के, जो कि इस ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के केस में वाडिया ब्रदर्स हैं। और फिर उसमें धीरे धीरे वो मार्केट में कैपिटल के लिए शेयर इशू करते हैं, तो शेयर इशू करके फिर मार्केट से पैसा उठाते हैं, तो उनको भी अपना पार्टनर बनाते चले जाते हैं, जिन्हें कि हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। अब जनरली होता क्या है कि जो नॉर्मल बैलेंस शीट होती है उसके केस में सिंगल प्रोप्राइटर होता है, जो कि ओनर होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो ऐसा बोले कि जैसे यहाँ पे करोड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं जो मिल के कैपिटल डालते हैं कंपनी में, क्योंकि कंपनी एक बड़े लेवल पे चलती है, तो इसलिए इसको शेयर कैपिटल कहते हैं। यानी कि मालिकों दोबारा लगाया हुआ पैसा वो यहाँ आता है। उसके बाद आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये क्या होते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि ब्रिटानिया ने इनिशियली कोई 10 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट करा, तो नेक्स्ट ईयर उनका 1 करोड़ मुनाफा आ गया, तो वो जो 1 करोड़ मुनाफा होगा वो उसमें से कुछ खर्चे करेंगे जो कि उनको करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या कुछ भी ऐसा करेंगे। उसको काटने के बाद जो भी उनका सरप्लस बचेगा वो सारा यहाँ पे एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। और ये पहले दिन से ब्रिटानिया का हो रहा है एक्यूमुलेट, और आज तक का 2534 करोड़ उनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में पड़ा है, जो कि फ्यूचर की ऑब्लिगेशंस देने के काम आएगा, या फ्यूचर में बिजनेस को ग्रो करने के काम आएगा, या किसी भी काम आएगा, जो कि एक जनरल रिजर्व के तौर पे पड़ा होता है, कि जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि भाई इस चीज़ के अगेंस्ट हम रिजर्व रख रहे हैं। बस ये एक रिजर्व है जिसको कंपनी फ्यूचर में यूज़ कर सकती है। और बिजनेस के फ्यूचर के जो लॉसेस हो सकते हैं किसी भी बिजनेस में, जो कि मतलब श्योरिटी तो है नहीं लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो कभी कभी प्रोबेबिलिटी ये भी रहती है कि लॉस हो जाता है, तो उस केस में भी ये उन लॉसेस को सेट ऑफ करने के काम आता है। और आप देखेंगे कि जैसे इनिशियल एग्जांपल में मैंने आपको समझाया है कि 40,000 का किस तरीके से प्रॉफिट बनता है उस बेकरी में, और उतने ही 40,000 से इधर आपका कैश भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो बैंक के अंदर पैसा आता है उसी मुनाफे का। तो जनरली अगर थोड़ी सी एडजस्टमेंट ना देखें क्रेडिटर्स और डेटर्स की, माने अगर हमें ये मान ले कि सारी सेल कैश में ही हुई है, तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट है वो एज इट इज़ बैंक में रिफ्लेक्ट करता है। मतलब जो भी धंधे में हमने पैसा कमाया तो वो बैंक में रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। तो एक तरफ से ये हमारा जो कहते हैं वर्किंग कैपिटल, जिसको आप अगर बहुत ही प्लेन भाषा में कहें तो उसे बोलेंगे कि काम करने की जमा पूंजी। माने जो भी आपके पास कैश इकट्ठा हो जाता है बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए। अब जैसे आप देखिए कि आपने शुरुआत करी बिजनेस की, तो आपने 10 रुपये लगाए, अब आपने उससे मुनाफा कमाते हैं वो 5 रुपये मुनाफा कमा के, अब नेक्स्ट टाइम जब आप बिजनेस करेंगे तो आप 15 रुपये लगा पाएंगे, क्योंकि 10 रुपये तो आपने पहले लगाए थे इनिशियली, फिर 5 रुपये आपके पास और मुनाफा आ गया तो आप 15 रुपये लगा पाएंगे। तो ये एक तरफ से वर्किंग कैपिटल बढ़ाता है, जो कि एग्जाम्पल में 5 रुपये बनता है। जैसे कि 10 रुपये हमारी पहले लगा रखी थी कैपिटल, और 5 रुपये से हमने बढ़ाया, रिजर्व आया हमारा इस साल का, तो इस हिसाब से हमारी पहले 10 रुपये की कैपिटल थी वर्किंग कैपिटल, तो अब 15 रुपये की हो जाएगी। इस हिसाब से ये हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ा रहा है। मतलब काम करने के लिए जो हमें धनराशि चाहिए होती है, जो हमें पैसा चाहिए होता है, जो हमें बैंक में कैश चाहिए होता है, उसे भी बढ़ाता है। तो एक तरफ से ये रिजर्व जो है हमारे लिए एक फेवरेबल चीज़ है, जिससे कि बिजनेस के अंदर कैश का फ्लो बढ़ता है, जिससे कि वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग माने काम करने वाली, और कैपिटल जो कैपिटल होती है पैसा, मतलब काम करने के लिए जो भी हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है हमारे खातों में, जिससे कि हम बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, माने कि इन दोनों का टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन दोनों का टोटल मिला के शेयर होल्डर्स फंड बनता है।
तो अब ये आ रहा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों? अब जैसे अडानी ग्रुप है, तो उसकी जो मेन कंपनी है वो है अडानी एंटरप्राइजेस, और उसकी सब्सिडरी कंपनी है अडानी एयरपोर्ट। माने कि जिन बिजनेसेस को अडानी ग्रुप चलाता है उसे बोलते हैं सब्सिडरीज। जैसे अडानी ग्रुप की जो मेन कंपनी है वो तो है अडानी एंटरप्राइजेस, और अडानी एंटरप्राइजेस फर्दर बहुत सारी कंपनीज चलाती हैं, बहुत सारे बिजनेस चलाती हैं, उन्हें बोलते हैं सब्सिडरीज। अब क्या होगा, जब साल का अंत होगा तो बैलेंस शीट शो करेंगे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए। तो उस केस में जब अडानी एंटरप्राइजेस की बैलेंस शीट शो होगी तो उसमें उसकी जितनी भी सब्सिडीरीज हैं, जैसे कि अडानी एयरपोर्ट है, अडानी विल्मार है, तो ऐसे ऐसे मान लो उनकी कई कंपनीज होंगी जिन्हें वो टोटल करके अपनी बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड में दिखाएगा। कंसोलिडेटेड मतलब एक सिंगल बैलेंस शीट जिसमें सारे ही बिजनेस शो होंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो अडानी एंटरप्राइजेस का खुद का शेयर लगा है उसमें, माने अडानी एंटरप्राइजेस का जो भी शेयर कैपिटल उसके अंदर लगी हुई है, तो वो तो ऑलरेडी शो हो ही गया। उसके अलावा उस जो कंपनी है जो कि सब्सिडरी जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट की, तो उसमें और भी मार्केट से लोगों ने शेयर कैपिटल लगा रखा होगी, पैसा लगा रखा होगा कंपनी में। तो उस पैसे के अंदर जो भी शेयर होल्डर है जो कि टोटल शेयर कैपिटल का 20% से ज्यादा होल्ड करता है, उसको बोल दिया जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसे बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर। माने मान लीजिए अगर एक कोई कंपनी है, उसकी 100 रुपए की शेयर कैपिटल है कुल, तो उसमें 20% से ऊपर और 50% से नीचे जो भी कैपिटल होल्ड करता है उसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर बोलते हैं। क्योंकि अब जो 20% तक है शेयर होल्डर्स, माना जैसे कि एग्जांपल के लिए 100 रुपए की कैपिटल है, तो 100 रुपए की कैपिटल में से 20 रुपए की जो कैपिटल है उसे हम छुटपुट से शेयर होल्डर्स मान लेते हैं, तो उन्हें अलग से कंसिडर करके नहीं दिखाया जाता। और जो 20 से ऊपर और 50 से नीचे, माने 20 से लेके 50 तक जितने भी शेयर होल्डर्स है, तो 20% से लेके 50% तक जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें बोल दिया जाता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो यहां आ जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। क्योंकि जो 50% से ऊपर शेयर होल्ड करता है वो तो अडानी एंटरप्राइजेस खुद है, इसीलिए तो उसकी सब्सिडरी बनी है वो। अडानी एंटरप्राइजेस जब खुद वो पैसे लगा रहा है, वो 50% से ऊपर होते हैं, तो इसीलिए उन्हें बोला जाता है कि वो उसकी होल्डिंग कंपनी है, वो इस कंपनी की मतलब बॉस कंपनी है। तो इस हिसाब से जो भी व्यक्ति 20% से ऊपर और 50% से नीचे, एग्जाम्पल के लिए ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि 30%, कोई 30% अगर होल्ड करता है तो उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलेंगे, जो कि इस केस में आ रहा है 27.50 करोड़ ब्रिटानिया के केस में। अब इसके बाद क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। दोस्तों, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटी में ये फर्क है कि जो भी हमारी कंपनी की देनदारी है लोगों के प्रति, और जो कि एक साल के अंदर अंदर देना बनती हैं, तो उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। उसके अलावा जो भी लाइबिलिटी देने बनती है कंपनी की, तो उसे नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। माने कि जो भी 12 महीने के अंदर अंदर कंपनी को चुकता करनी है वो आ जाएगी आपकी करंट लाइबिलिटी। माने कि जो थोड़े समय के अंदर हमने चुकता करनी है। तो उसके अलावा जो भी हमारी लाइबिलिटी होगी जैसे एक साल से ऊपर की, तो वो सारी आ जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो जो भी लोन ले रखे होंगे कंपनी ने एक साल से ऊपर के, वो यहाँ आ जाएंगे, जिसमें कि आपका लोन्स आ सकता है, बैंक लोन्स आ सकते हैं, सिक्योर्ड लोन्स आ सकते हैं, या किसी थर्ड पार्टी से हमने लोन लिए हों जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए, एक साल से ऊपर के लिए। उसके बाद आती है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़। अब होता क्या है, जब भी कंपनी एक बैलेंस शीट बनाती है तो उसको कंपनीज एक्ट के तहत जो भी प्रोविजंस है उसके तहत बनाती हैं। पर ईयर एंड में क्या होता है कि जब वो इनकम टैक्स को कंसिडर करती है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत प्रोविजंस हैं जो भी उनको कंसिडर करती है, तो वहाँ पे कुछ एक अलग तरीके से कंप्यूटेशन होती है। तो उसके कारण से हमारे प्रॉफिट जो हमने एज पर बुक्स लिखा हुआ है और जो हमारा प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट निकल के आता है, इन दोनों के वेरिएंस से जो हमारे टैक्स की लाइबिलिटी में डिफरेंसेस आते हैं वो यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं हर साल की तरह। ये देखिए, तो ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, इसके लिए बाद में एक वीडियो दे सकते हैं, अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। उसके बाद होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, जो भी इन सभी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अलावा बचती हैं वो इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या होता है, जैसे क्या होता है कि कंपनी की कोई एक फ्यूचर में लाइबिलिटी जनरेट होनी है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी को पता है कि आज से 2 साल बाद ब्रिटानिया को पता है कि मेरे को एक खर्चा पड़ेगा 2 करोड़ का। मान लो कोई ऐसी कंप्लायंस है गवर्नमेंट की जिसके अंदर मुझे 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, माने कि कोई ऐसी
कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसमें मुझे 2 करोड़ देने पड़ेंगे, तो उसके लिए अभी से प्रोविज़न बनाना शुरू कर सकते हैं उन खर्चों के लिए जो हमें 2 साल या 3 साल बाद देने हैं। तो इसमें वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाते हैं। तो ऐसे करके इनका टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल यहाँ आ जाता है। उसके बाद आती है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, मान लो किसी भी बिजनेस में साल के अंदर अंदर पे करने वाले हम लोन्स लेते हैं तो उन्हें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में डाल देते हैं। तो वो साल के अंदर अंदर चुकता हो जाता है तो उसे यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स क्या होता है दोस्तों, जब भी हम कोई परचेस करते हैं, अब जैसे ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया के केस में कोई वो मैदा परचेस करेंगे बिस्किट बनाने के लिए, या कोई घी या चीनी, इन सब रॉ मटेरियल्स को परचेस करेंगे, तो उसके बाद जिनसे वो परचेस करा उनका देनदारी रह जाएगी, तो वो देनदारी यहाँ पे बैलेंस शीट में शो होएगी। क्योंकि वो जनरली क्या होता है, 60 दिन का क्रेडिट में मिलता है या 20 दिन के या 30 दिन के क्रेडिट में मिलता है, जो कि साल से कम है। तो साल से कम होने के कारण वो ट्रेड पेबल्स में यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है अभी। उसके बाद होती है अदर करंट लाइबिलिटीज़। जो भी लाइबिलिटी इन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और ट्रेड पेबल्स के अलावा बचती है वो यहाँ आ जाती है। इसमें कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या होता है, जैसे कि हमने बताया दोस्तों कि हमें आगे फ्यूचर में कोई भी खर्चा पड़ने वाला है, तो उसके लिए अगर हमने अभी से प्रोविज़न डालना शुरू करा, हमने कोई एक बक्सा बना लिया जिसमें पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, तो वो जो हम पैसे हैं उसके लिए एक छोटे छोटे प्रोविजंस बनाते चलेंगे। हम प्रॉफिट को स्पेयर कर देंगे, यहाँ पे स्पेयर करके रख देंगे, ताकि उन खर्चों के लिए हमारा पैसा जिस समय वो लाइबिलिटी बने तो वो पैसा हमारे पास पड़ा हो। तो ऐसे करके हमारा टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आ जाती है। इसके बाद है टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊपर से हमारा इक्विटी का जो टोटल था, इसको टोटल हो के हमारा टोटल शेयर होल्डर्स फंड हुआ। अब टोटल शेयर होल्डर फंड प्लस में टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस में टोटल करंट लाइबिलिटीज़, ये हमारा आ गया एक साइड बैलेंस शीट का, जो कि बनता है टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, जो कि है 7515 करोड़। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस बराबर रखती है, असेट्स का भी और लाइबिलिटीज़ का भी, जिसका मैंने आपको बेसिक समझा दिया था ऐसा क्यों होता है। तो ये देखिए, आपका एक साइड बैलेंस शीट का है टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, जो कि आ रहा है 7515 करोड़। वहीं यहाँ पे जाके हमारा, हम इसको मैच कर सकते हैं, टोटल असेट्स हमारा आ रहा है 7515 करोड़, जो कि एक दूसरा पहलू है इस बैलेंस शीट का, टोटल असेट्स। दोस्तों अब हम बात करें असेट्स की। असेट्स में सबसे पहले क्या आता है, नॉन करंट असेट्स, माने कि वो असेट्स जो भी एक साल में रियलाइज होते हैं, उनके अलावा जो असेट बचते हैं वो नॉन करंट असेट्स में आते हैं। माने कि इसको और बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जो भी असेट हमारे एक साल के अंदर अंदर रियलाइज नहीं होंगे वो हमारे यहाँ आ जाएंगे, माने जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होंगे। माने इसको आसान भाषा में कहें तो नॉन करंट असेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म असेट, माने जो भी असेट करंट नहीं होता वो लॉन्ग टर्म होता है। तो करंट असेट की डेफिनेशन क्या है, करंट असेट की डेफिनेशन ये है कि जो भी असेट 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा, माने जिसको हम बेच के पैसा कैश कर सकते हैं, उसको कहते हैं करंट असेट। किसी भी असेट को अगर हम 12 महीने के अंदर अंदर बेच के पैसा वसूल कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं करंट असेट। उसी प्रकार कोई भी असेट को बेच के पैसा वसूल होने में 12 महीने से ज़्यादा समय लग रहा है तो उसे बोलेंगे नॉन करंट असेट। तो यहाँ हम बात करें लॉन्ग टर्म असेट्स की, जिन्हें कहते हैं नॉन करंट असेट्स। इसमें सबसे पहले आता है टेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल असेट्स क्या होता है, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रिटानिया की बात हो रही है तो इनके केस में बेकरी ओवंस, इनके केस में बड़े बड़े मिक्सचर्स जिसके अंदर डो मिक्स होता है। बेकरी के अंदर ट्रक्स होंगे जिनके ऊपर ये माल लोड होके फाइनल डिस्ट्रीब्यूटर्स पे चले जाएंगे। तो इन सभी को टेंजिबल असेट्स कहते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो वो सब की जितनी भी आज की डेट में वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद होते हैं इंटेंजिबल असेट्स। अब इंटेंजिबल असेट्स कैसे होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस हमें शो नहीं होती, हालांकि ऑन पेपर ये होते हैं। एग्जाम्पल के लिए गुडविल, एग्जाम्पल के लिए पेटेंट्स, एग्जाम्पल के लिए ट्रेडमार्क्स। एग्जाम्पल के लिए ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया का कोई एक पेटेंट है अपनी रेसिपी का, तो वो रेसिपी की वैल्यू उन्होंने लगाई मान लो 10 करोड़, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। माने कि उनकी जो भी उन्होंने पेटेंट करवा कर रखी है रेसिपीज, तो वो यहाँ आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए ब्रिटानिया ने अभी एक ओवन की टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी जिसका पेटेंट उन्होंने लिया है, तो उसको पेटेंट को लेने में जो भी उनका कॉस्ट उन्होंने रिकॉर्ड करा है उस सबको वो यहाँ डालेंगे, या उन्होंने उस पेटेंट की जो भी वैल्यू लगाई है उसको वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद आता है कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस।
दोस्तों जब भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप होते हैं तो जब उनकी डेवलपमेंट चल रही होती है उसको बोलते हैं कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। अब एग्जांपल के लिए मान लो ब्रिटानिया कोई एक बड़ी सी फैक्ट्री इंस्टॉल करने जा रहा है, तो उसको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो भी खर्चा लग रहा होगा, जब तक वो फिनिश होके तैयार नहीं हो जाती, तो वो जो खर्चा लग रहा है उसको बोलेंगे कैपिटल WIP, माने कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, जिसके अंदर बिल्डिंग भी अभी मेंटेनेंस में है जो कि अभी फिनिश नहीं हुई है, जिसके अंदर आपका मशीनरी भी इंस्टॉल हो रही है। तो ये जब तक फिनिश स्टेट में नहीं आ जाती तब तक इसको बोलते हैं कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। और वंस वो आपकी डेवलप हो जाती है और फिनिश हो जाती है तो उसको फिर वहीं से ट्रांसफर आ जाएगी टेंजिबल असेट। इसके बाद आता है फिक्स्ड असेट्स। अभी फिक्स्ड असेट्स क्या है, यही जो मैंने आपको बताया, इन सबका टोटल है फिक्स्ड असेट हेड। उसके बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, माने जो भी इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज्यादा के लिए मैं करता हूं तो उसको हम बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल के लिए किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, माने मोर देन 1 ईयर के लिए, वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ये वही टैक्स एडजस्टमेंट है जिसकी मैंने आपको लाइबिलिटी की बताई थी, वैसे ही डेफर्ड टैक्स एसेट भी होता है। ये जितना भी वेरियांस आता है एज पर बुक्स जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे अपने ट्रांजेक्शन्स को, और जब हम इसको देखते हैं टैक्स के साथ कंपेयर करके जो टैक्स लॉस प्रोविजंस हैं, तो कुछ एक वेरियांस जनरेट हो जाते हैं जिसके ऊपर हमारा एज पर लॉस डेफर्ड टैक्स एसेट निकालना पड़ता है। तो वो असेट्स के रूप में यहाँ पे आ जाता है। अगर वो लाइबिलिटी के रूप में आता है तो वो लाइबिलिटी में ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ आपको। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें क्या होता है कि जो भी एडवांसेस हम देते हैं लंबे समय के लिए, माने 12 महीने से ज़्यादा के लिए, वो यहाँ आ जाते हैं। जैसे लेबर को एडवांस देते हैं, जैसे ठेकेदारों को एडवांस देते हैं, लोन्स देते हैं, तो वो सब यहाँ आता है। उसके बाद आता है दोस्तों अदर नॉन करंट असेट्स, माने जो भी इन तीनों हेड्स के अंदर रह जाता है आना, उसे यहाँ पे डाल दे। तो इस तरीके से टोटल नॉन करंट असेट्स आ जाता है इन चारों का टोटल करके। अब आते हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स में आता है करंट इन्वेस्टमेंट, माने जो भी इन्वेस्टमेंट हम एक साल के अंदर अंदर रियलाइज कर सकते हैं, जिसे बेच के हम पैसा वसूल कर सकते हैं, वो यहाँ आ जाती है। उसके बाद इन्वेंट्रीज होता है दोस्तों। जैसे ब्रिटानिया के केस में बिस्किट्स का जो स्टॉक होगा फिनिश प्रोडक्ट का, या रॉ मटेरियल का जो स्टॉक होगा, जैसे मैदे का, चीनी का, माल्ट सिरप का, इनवर्ट सिरप का, शुगर का, इन सब का जो भी उसके पास स्टॉक होगा वो यहाँ आ जाएगा। स्टॉक को इन्वेंटरीज बोलते हैं। उसके बाद होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, अब जैसे ब्रिटानिया ने अपना 200 करोड़ का सेल किया पहले मंथ में, अब उस 200 करोड़ के सेल में से 100 करोड़ का उन्होंने उधार किया, तो 100 करोड़ का जो उधार किया वो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल के तौर पे। माने जो भी उनके डेटर्स हैं जिन्होंने उनको पैसे देने हैं वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, कैश होता है जो बिल्कुल ही हाईली लिक्विड फॉर्म में होता है, माने असली धन, और इसके अंदर आता है कैश इक्विवेलेंट। और कैश इक्विवेलेंट को कहते हैं जो कि हाईली लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे कि बैंक के अंदर पैसा पड़ा हो, जैसे कि बैंक का चेक जो कि हाथ के हाथ विड्रॉ हो सकता है और पैसा मिल सकता है, जैसे कि बैंक ड्राफ्ट जो कि हाथ के हाथ कन्वर्ट हो सकता है कैश में। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो कैश इक्विवेलेंट में आ जाती है। इनकी कुछ शर्तें हैं कि हम किसको कैश इक्विवेलेंट मानेंगे, जो कि है एक तो वो हाथ के हाथ कैश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और दूसरा उस पर कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए। रिस्क कैसे, अब मान लो ऐसा कोई स्टॉक है जिसको हम बेच के कन्वर्ट करते हैं पैसा, तो वो हाथ के हाथ कन्वर्ट तो हो जाएगा, बट उसमें रिस्क है कि वो 10 रुपए के 10 रुपए ही मिलेंगे हमें, या 9 रुपए मिलेंगे, 8 मिलेंगे, तो रिस्क इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो वो सारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें क्या होता है, जो भी हम लेबर को एडवांसेस देते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, या किसी को लोन देते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए, जैसे कोई भी ठेकेदार हायर करा, अब उसको अगले 2 महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए सारी टीम की, तो वो यहीं आ जाएगी। उसके बाद आते हैं अदर करंट असेट्स, माने जो भी हमारा इन सब हेड्स में आने रह गए हमारे असेट्स, वो यहाँ आ जाएंगे। तो ये टोटल करंट असेट्स का आ जाएगा इन सबको मिला के टोटल। उसके बाद हमारा टोटल असेट का, जिसमें कि हमारा टोटल करंट असेट्स प्लस टोटल नॉन करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स का टोटल करके आ जाएगा, जो कि हमारा इस केस में निकल के आ रहा है 7515 करोड़। इसके बाद बैलेंस शीट को कुछ नोट्स टू अकाउंट होते हैं और कंटीजेंट लाइबिलिटीज होती हैं, जो कि बैलेंस शीट को अकम्पनी करती है पर बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती, क्योंकि जो बैलेंस शीट के अंदर आती है वो असेट्स और लाइबिलिटीज आती हैं, पर इसके नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर हमारी ये चीज़ें आती हैं। अब जैसे कंटीजेंट लाइबिलिटी, कमिटमेंट्स, ये सब कुछ आता है। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है दोस्तों, जैसे कि मान लो किसी कंपनी का कोई केस लगा हुआ है, लिटिगेशन में लगा हुआ है कोई चीज़, तो उसमें मान लो उसका डिसीजन आएगा 2-3 साल बाद, और कंपनी को एक्सपेक्टेड है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एक वैल्यू जो है लॉस होगी, तो उसको वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि कल को शेयर होल्डर्स को जब भी इंफॉर्मेशन जा रही है तो उस इंफॉर्मेशन में उनको ये पता हो कि ऐसा भी कोई हमारा दायित्व बन सकता है कंपनी का बाद में देनदारी का। और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा
कि मैं यहाँ कहीं पे भी ऐसा नहीं कह रहा कि ब्रिटानिया का कोई केस लगा हुआ है, ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो है। उसके बाद आती है बोनस इक्विटी शेयर कैपिटल। ये वो शेयर कैपिटल है जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको हम जब बोनस शेयर इशू कर देते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन दी हुई है बैलेंस शीट के नीचे। दोस्तों इसके बाद आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है जो कि लॉस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत की जाती है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये कुछ एक मापदंड है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि किस तरीके से आपको अकाउंट्स को दर्शाना है या अकाउंट्स को लिखना है। तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है। तो इसमें आपको सिर्फ यही जानना है कि कभी कभी जो ऊपर इन्वेस्टमेंट्स दी गई हैं उनको इस बेस पे कोट किया जाता है, कभी मार्केट वैल्यू पे या कभी बुक वैल्यू पे। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है शेयर होल्डर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए या स्टेक होल्डर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।